नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मोड़ की कहानी पर बात करेंगे जहां अचानक उम्मीद की किरण टिमटिमाई। जी हां, एक ऐसा शांति समझौता जो युद्ध और कई दौरों की अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बीच आया। यह कहानी सिर्फ राजनीति, युद्ध या संधि की नहीं है, यह उन लाखों निर्दोषों की कहानी है जिन्हें युद्ध विराम चाहिए था। जब हम गाजा और इजरायल की झड़पों की तबाह तस्वीरों को देखते हैं, जब हम यूक्रेन और रूस की युद्ध छाया को देखते हैं, तब यह समझौता जैसा शब्द अक्सर कल्पना लगता है। लेकिन 2025 की इस पहल ने दिखाया है कि कभी-कभी बहुत जल्दी एक जन आंदोलन और एक वैश्विक दबाव मिलकर बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह समझौता आखिर है क्या। 29 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में एक 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया, जिसे मीडिया में फेज 1 सीज फायर या ट्रंप्स 20 पॉइंट पीस प्लान कहा जा रहा है। इस योजना का पहला चरण मुख्य रूप से लड़ाई रोकना, बंधकों को आदान प्रदान करना, इजरायली सैनिकों का सीमित पीछे हटना और राहत सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना है। 9 अक्टूबर 2025 को इजरायली कैबिनेट ने इस योजना को अपनी मंजूरी दी और 10 अक्टूबर से इसका पहला चरण शुरू हो गया। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए, वो परिस्थितियां जिनमें यह समझौता जन्मा। वस्तुतः यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में तीव्र सैन्य अभियान चलाया, जिसमें नागरिक इलाकों, घरों, अस्पतालों और स्कूलों तक पर बमबारी हुई। ड्रोन फुटेज दिखाते हैं कि गाजा शहर का लगभग 83% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है या नष्ट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय संघ की रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ पहले 4 महीनों में बुनियादी ढांचे को लगभग $18.5 अरब का नुकसान हुआ। आने वाले 10 वर्षों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए करीब $53.2 अरब की जरूरत होगी, जिसमें पहले 3 वर्षों में ही लगभग $20 अरब खर्च होंगे। गाजा की अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां ठप हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं और नागरिक जीवन पूरी तरह असंतुलित हो गया है। इन सब हालातों के बीच वैश्विक मानवीय दबाव बढ़ा और ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने का जिम्मा उठाया। तब जाके यह शांति समझौता संपन्न हो पाया। अब समझिए इस समझौते में क्या क्या तय हुआ। तो सबसे पहला कदम है तुरंत लड़ाई रोकना, ताकि और जाने ना जाए। दूसरा इसका प्रावधान है बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान। लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव है, जिनमें से करीब 250 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इसके बदले सभी जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और मृतकों के शव भी लौटाए जाएंगे। इसका तीसरा प्रावधान है इजरायली सैनिकों की सीमित वापसी। सेनाएं कुछ तय की गई रेखाओं तक पीछे हटेंगी, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ इलाकों में नियंत्रण बनाए रखेगी। इसका चौथा प्रावधान है राहत सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना। रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला रखा जाएगा, ताकि खाना, दवा, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं गाजा तक पहुंचाई जा सके। इस शांति समझौते का पांचवा प्रावधान एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती की योजना है, जिसमें अरब देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सैनिक होंगे। यह बल सुरक्षा बनाए रखेगा, स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करेगा और हथियारों के नियंत्रण में मदद भी करेगा। इस समझौते का छठा प्रावधान है भविष्य की वार्ताओं का मंच तैयार करना, ताकि अगले चरणों में हथियारों का निरस्त्रीकरण, गाजा के प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। करते हैं कि आखिर शांति समझौते से क्या फायदे होंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है मानव जीवन की रक्षा, क्योंकि यह समझौता युद्ध रोकेगा, तो इससे आगे की मौतों को टाला जा सकेगा। इस समझौते का दूसरा फायदा है बंधकों की वापसी से परिवारों को राहत मिलेगी और समाज में शांति का संदेश जाएगा। इसका तीसरा फायदा है राहत सामग्री की पहुंच से अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को फिर से प्रारंभ किया जा सकेगा। चौथा फायदा है पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी, जिससे रोजगार और उम्मीद दोनों लौटेगी। इसका पांचवा फायदा है कि यह समझौता अगर सफल रहा तो यह भविष्य की क्षेत्रीय शांति पहलों के लिए एक मिसाल बन सकेगा। लेकिन दोस्तों, इस समझौते की चुनौतियां भी कम नहीं है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की खाई बहुत गहरी है। छोटा सा उल्लंघन यह समझौता तोड़ सकता है। इसकी दूसरी चुनौती है हमास के निशस्त्रीकरण और गाजा के शासन ढांचे जैसे मुद्दे, जो अभी भी स्पष्ट नहीं है। तीसरी चुनौती है पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक $50 अरब से ज्यादा की राशि जुटाना, जो कि आसान नहीं होगा।
चौथी चुनौती है फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट और दक्षिणपंथी इजरायली गुट इस समझौते का विरोध कर सकते हैं। पांचवी चुनौती है युद्ध रुकने के बाद भी शांति बनाए रखना एक कठिन काम होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों की जिससे शांति समझौते का महत्व समझ में आता है। तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 67,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 घायल हैं। गाजा में 53% घर क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इस समझौते के तहत सभी जीवित बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राहत सामग्री के तौर पर 1,70,000 मीट्रिक टन दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी 200 सैनिक भेजने की योजना बनाई है ताकि इस युद्ध विराम की निगरानी की जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर भविष्य में होने वाले ऐसे युद्धों और संघर्षों को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, तटस्थ और भरोसेमंद मध्यस्थता दलों को मजबूत भूमिका दी जाए। दूसरा, समझौते को धीरे धीरे और चरणों में लागू किया जाए ताकि भरोसा बना रहे। तीसरा, मानवीय सहायता को तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा, युद्ध अपराधों की पारदर्शी जांच और मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बल की उपस्थिति बनाई रखी जाए ताकि कोई भी पक्ष समझौते से पीछे ना हट सके। छठा, स्थानीय लोगों, नागरिक समाज और सामुदायिक नेताओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। और अंत में आर्थिक पुनर्निर्माण और रोजगार सृजन पर फोकस रखा जाना चाहिए ताकि लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सके। जब हम इस सबको देखते हैं, उन परिवारों की पीड़ा को जो अपनों को खो चुके हैं, उन बच्चों को जो अब भी मलबे में जीवन ढूंढ रहे हैं, तो समझ में आता है कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध बंद होना नहीं है, बल्कि जीवन की सामान्य वापसी भी है। यह समझौता भले ही पहला चरण हो, लेकिन यह उम्मीद का प्रतीक है। अगर इस पर सच्चाई से अमल हुआ, अगर भरोसा कायम रहा और अगर दुनिया ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई, तो यह लाखों जिंदगियों को एक नया सवेरा दे सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह शांति समझौता सफल होगा? क्या इस शांति समझौते से दीर्घकालिक शांति की राह खुलेगी? क्या गाजा और इजरायल के प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से सामान्य किया जा सकेगा? और भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।